देखो क्या है, हमारे परिवेश के पदार्थ का पाठ क्या है, तू है, दूसरा दिन है। हम पढ़े थे पिछले दिन की पदार्थ की अवस्था, है ना, पदार्थ की अवस्था पढ़े थे। पदार्थ की कितनी अवस्था बताए थे हम आपको? 3 बताए थे। पहला क्या बताए थे? ठोस। दूसरा क्या बताए थे? द्रव। तीसरा गैस। ठीक है, ये हम 3 अवस्था पढ़ चुके हैं। पदार्थ की 3 अवस्था आगे भी पढ़ाएंगे, इसे पढ़ाएंगे आगे चैप्टर में। ठीक है, अभी हम जितना अभी दिया हुआ उतना पढ़ते हैं। पदार्थ कितनी अवस्था? 3, ठोस, द्रव, गैस। इसको इंग्लिश में बोले तो सॉलिड, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है, तो सुनिए, जो ठोस पदार्थ है ना, इसके जो कण होते हैं, कण कण ये काफी नजदीक नजदीक होते हैं। ठीक है, काफी क्या होता है? नजदीक नजदीक होगा। तो ये इसका मतलब है कि ठोस पदार्थ में अंतरा अणुक स्थान है, कम होगा कि ज्यादा होगा? ज्यादा होगा अंतरा अणुक स्थान। अंतरा अणुक स्थान का मतलब बीच में गैप, बीच में जगह नहीं होगा। मगर यही जल है, द्रव है, द्रव में तंका ऐसे होगा। क्या तंका थोड़ा सा हट के है ना, इसमें तंका जगह है कि नहीं है? है। गैस के कोई यहाँ आता है, कोई यहाँ लो, किसे कौन है? गैस पे। ये घाट है तो एगो वीर घाट है। चलो देखो यहाँ, तो बताए थे क्या अवस्था बताए थे? 3 गो। पहला ठोस, दूसरा तीसरा गैस। याद रखिएगा, हम अंतरा अणुक स्थान की बात करें, अंतरा अणुक स्थान, अंतरा का अणुक स्थान सबसे ज्यादा किसमें? ज्यादा गैप किसमें है? स्थान सबसे ज्यादा गैस में, इसमें सबसे ज्यादा है ना। इसमें थोड़ा सा क्या है? थोड़ा सा इसमें कम है, इसमें बहुत कम है। देखिए तीर के माध्यम से बता रहे हैं। ठीक है, कि सबसे कम जगह होता है ठोस में, उसके बाद द्रव में, और सबसे ज्यादा स्थान किसमें? गैस में। एक होता है आकर्षण बल, आकर्षण बल ही पढ़ाए थे पिछले, अंतराणुक आकर्षण बल, अंतराणुक आकर्षण बल, जो पदार्थ के कणों के बीच में जो बल होता है, लगाव होता है, पता है ना, उसे बोलते हैं अंतराणुक आकर्षण बल। सुनिए, आकर्षण जो बल है सबसे ज्यादा किसमें होगा? तो याद रखिएगा, अंतराणुक आकर्षण बल की बात करें तो सबसे ज्यादा है ठोस में है, उससे थोड़ा कम किसमें है? द्रव में है, और सबसे कम किसमें है? गैस में है। ये बात याद रखिएगा, सबसे ज्यादा होता है अंतराणुक आकर्षण बल का है कि इसमें ज्यादा खींच के रखा हुआ है ठोस, तब इसके बीच में स्थान कम है, उससे थोड़ा किसमें है? द्रव में, और सबसे कम गैस में। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं ठोस पदार्थ के गुण। ठीक है, अब हेडिंग लिखिए। देखिए हमारा अगला टॉपिक क्या है कि ठोस पदार्थ के गुण। क्या पढ़ना हमें? ठोस पदार्थ के गुण। गुण मतलब ठोस पदार्थ में क्या क्या विशेषता है, उसकी विशेषता के बारे में पढ़ना। कौन से पदार्थ के? ठोस। पहला है, ठोस पदार्थ जो है इसका जो आयतन और आकृति क्या होता है? निश्चित होता है। आयतन और आकृति क्या होता है? निश्चित होता है। तो आयतन और आकृति निश्चित होने का कारण है, ठीक है, इसका जो पदार्थ के जो कण है ये एक दूसरे पर, जैसे हम जानते हैं कि ठोस पदार्थ है, इसमें है एकदम जो कण है एक दूसरे से क्या होते हैं? चिपके होते हैं, सटे होते हैं। इसके बीच में जगह होता है क्या? लगभग 9 के बराबर जगह होता है। देखिए, ठीक है, नहीं होता है। तो देखिए, अगर ठोस पदार्थ को ऐसा नहीं है, किसी बर्तन में रखेंगे तो उसका आकार ले लेगा। ठीक है, इसका आयतन भी निश्चित है। इसको दबा, जैसे मान लीजिए कि सर जी, मान लीजिए कि ये स्पंज है, ठीक है, स्पंज, तो ये ठोस पदार्थ है, क्या इसका आकृति निश्चित है कि नहीं है? एकदम सेम आकार है। ऐसा नहीं कि हाथ में रखे कि बह के एकदम चपटा हो गया, ऐसा नहीं ना है। तो ये एक तरह का ठोस पदार्थ भी है। ठीक है, तो ठोस पदार्थ के आकृति, आयतन भी और आकृति, ये आकृति हो गया। आयतन मतलब जितना दूर में उतना ही दूर में रहेगा, ये पसरेगा या कमेगा नहीं। तो याद है कि ठोस पदार्थ के आयतन भी निश्चित होता है और आकृति भी निश्चित होता है। उसके बारे में और भी इसके बारे में बताते हैं आगे। देखिए, तो पहले इतना समझिए, ठोस पदार्थ की क्या आयतन और आकृति निश्चित होता है। ठोस पदार्थ का घनत्व क्या होता है? उच्च होता है। घनत्व का मतलब होता है कि थोड़ा ही दूर में बहुत सारे कण हो तो वो घनत्व कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखो, जैसे इसी बेंच पर देखा जाए तो इसमें 4 को बैठा हुआ है, इतने पर देखा जाए तो इस पर 3 को बैठा हुआ है ना। तो इसका मतलब है कि इसका घनत्व क्या है? ज्यादा है। इसका घनत्व क्या है? कम है। मतलब थोड़ा ही दूर में अगर आदमी की संख्या ज्यादा हो जाए तो उसका घनत्व उच्च हो जाता है। अब कहीं छिटपुट बैठा हुआ है, उसका घनत्व क्या हो जाएगा? कम। जैसे मान लीजिए कि दो, एक यहाँ है, एक पदार्थ ये है, ठीक है, एक ये है, इसमें घनत्व किसका ज्यादा दिख रहा है? इसका कण नजदीक नजदीक का सटे तो इसका घनत्व उच्च है,
ये दूर दूर अगर कण रहेगा तो उसका घनत्व क्या हो जाएगा, निम्न हो जाएगा। तो ये बोल रहा है ठोस पदार्थ का घनत्व निम्न होता है कि उच्च होता है, उच्च होता है। ठोस पदार्थ के द्रवनांक और क्वथनांक क्या होते हैं, उच्च होते हैं। ठोस पदार्थ के जो द्रवनांक है और क्वथनांक है ये क्या होते हैं, उच्च होते हैं। कहने का मतलब कमरे के ताप पर ये पदार्थ है, ठोस पदार्थ पिघलता भी नहीं है और इसको गर्म किया जाए तो जल्दी से उबलता भी नहीं है। हाँ, अगर टेम्परेचर उस हिसाब से दिया जाए तो पिघल सकता है और क्या कहते हैं, उबल सकता है, मगर ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। याद रखिएगा कि ठोस पदार्थ का द्रवनांक और क्वथनांक क्या होता है, उच्च, इसका हम अलग से परिभाषा में हम आपको दे देते हैं, ठीक है। उसके बाद है ठोस पदार्थ कठोर और दृढ़ होते हैं। क्या ठोस पदार्थ कठोर नहीं दिखते, जैसे मान लीजिए कि मार्कर ठोस पदार्थ है कि लिक्विड है कि गैस है, ठोस है। तो ये है, ये क्या होते हैं, कठोर होते हैं, इसको दाबने से ये दबेगा नहीं, एकदम दृढ़ होता है और ठोस होता है, ठीक है, ये हार्ड होता है कि नहीं। उसके बाद ठोस पदार्थ असंपीड्य होता है। ठोस पदार्थ क्या होता है, असंपीड्य होता है। असंपीड्य मतलब उसको जैसे दबाया नहीं जा सकता। जैसे मान लीजिए ये है, इसको अगर दबाने के लिए बोले तो इसको दबा सकते हैं क्या, जोर लगाते नहीं दब रहा है, तो असंपीड्य, असंपीड्य मतलब दबाना होता है, ठीक है। जैसे बोर्ड है, क्या बोर्ड को हम दबा सकते हैं, ये असंपीड्य है। मगर कहिए सर जी कौन से इसको दबा सकते हैं, से है ना, ये भी ठोस है। मगर कुछ कुछ अपवाद में स्पंज है या पावरोटी, पावरोटी जानते हो ना, पावरोटी को भी हम दबा सकते हैं, तो वो क्या है, वो ठोस है। मगर बात है ना कि इसके कानों के बीच में छोटा छोटा जगह बच जाता है, जिसको दबाने से हवा निकलता है, पचक जाता है, ठीक है। तो इसके बीच में कानों, मगर फिर भी ये क्या है, ठोस ही है। फिर जैसे मान लीजिए कि नमक, सर जी नमक ठोस होगा, तो नमक के सर जी आप कहते हैं कि आकृति नहीं बता, जैसे नमक को हम बटिया में रख दे तो बटिया जैसा हो जाता है, गिलास में रख दे गिलास जैसा हो जाता है, चीनी को भी सही है। मगर देखो सही बात है, मगर अगर उसके एक कण को देखा जाए, नीमी कण जो मतलब चीनी के कण को या नमक के कण को, क्या वो साइज बदलता है क्या, उसका वो कण है वो साइज नहीं बदलता है, छोटा से छोटा देखा जाए। जैसे नमक का कण है या चीनी का कण है, क्या साइज बदलेगा नहीं, वही बहुत ज्यादा है चीनी है, किसी गिलास में रखे तो गिलास जैसा हो जाएगा, और बटिया में रखे तो बटिया जैसा हो जाएगा, छीपा में रखे तो छीपा जैसा हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो उसमें आकार चेंज करेगा, मगर ये कण आकार नहीं चेंज कर सकता, इसलिए उसका आकार, आयतन और मतलब क्या था, आयतन और आकृति निश्चित होता है, ठीक है। वो अब बाद में मतलब उसके छोटे कण को देखा जाए तो वो भी नहीं बदलता है, ठीक है। ठोस पदार्थ कठोर और दृढ़ होते हैं, ये असंपीड्य मतलब दबते नहीं है। उसके बाद ठोस पदार्थ में बहाव की प्रकृति नहीं होती। क्या ठोस पदार्थ को कहीं मान लीजिए कि इसको रख देंगे तो क्या बह जाएगा, मगर वही पानी के रख दो क्या उतना ही रहेगा, बह जाएगा। तो याद रखिए ठोस पदार्थ में बहाव की प्रकृति नहीं होती। क्या बातें समझ में आई ठोस पदार्थ के गुण। पहला क्या है, आयतन और आकृति निश्चित है। दूसरा घनत्व उच्च है। तीसरा द्रव्यनांक और क्वथनांक हाई होता है, उच्च होता है ना। ठोस पदार्थ क्या होते हैं, कठोर और दृढ़ होते हैं। ठोस पदार्थ क्या है, असंपीड्य। असंपीड्य का मतलब जिसे दबाया नहीं जा सकता है, मगर अब बाद में पावरोटी और स्पंज हो सकता है, इसको दबा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ठोस पदार्थ में बहाव की प्रकृति होती है, नहीं होती है। उसके बाद हम पढ़ते हैं द्रव के गुण, ठीक है। चलो, ऊर्ध्वपातन क्या है, ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन का परिभाषा है वह प्रक्रिया जिसमें ठोस पदार्थ को गर्म करने पर बिना पिघले सीधे वाष्प बन जाते हैं। कहने का मतलब कुछ ऐसे पदार्थ ठोस है जिसको गर्म करेंगे ना तो पानी में नहीं बदलेगा, सीधा वाष्प में, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आप मीठा को चाहे कोई भी पदार्थ को गर्म करते हैं तो पहले तो पानी जैसा बनेगा, पिघलेगा, अब पिघलेगा तब ना धुआं जैसा बनेगा, है ना। मगर कुछ ऐसे पदार्थ है, चाहे वह प्रक्रिया है कि इस टाइप से उसको गर्म करो कि वो द्रव में बदलने का मौका ही नहीं दो, सीधा क्या धुआं बन जाए, सीधा वाष्प बन जाए। तो वह प्रक्रिया जिसमें ठोस पदार्थ को गर्म करने पर बिना पिघले मतलब बिना द्रव में बदले सीधे क्या बन जाते हैं, वाष्प। और वाष्प को ठंडा करने पर, वाष्प को अगर ठंडा करेंगे, जो पानी हवा को ठंडा करेंगे वाष्प को, तो किसे बदल जाएगा, बिना द्रव में बदले मतलब द्रव में पानी में चेंज नहीं होगा, सीधे किसे बदल जाएगा, ठोस में बदल जाते हैं। तो यह प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जैसे कपूर देखे हो, जैसे क्या कपूर, कर्पूर ना होता है, हम अगर हमसे क्या कहते हैं कपूर, तो ये कौन सा शब्द है, तत्सम तद्भव पढ़े हो, बिगड़ा हुआ रूप सीधा रूप, तो उसका है, देख लेना कर्पूर। सुनिए, तो कर्पूर है ना, तो कर्पूर को अगर हम गर्म करते हैं तो क्या पानी जैसा होता है, सीधा धुआं बंद हो जाता है, जलाते हैं धुआं बंद। कर्पूर है, आयोडीन है, आयोडीन इस सबको गर्म करने पर क्या बनता है, सीधा वाष्प में बन जाता है। शुष्क बर्फ है, कौन सा बर्फ, शुष्क बर्फ। शुष्क बर्फ क्या होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जानते हो, कार्बन डाइऑक्साइड को ठंडा करते हैं ना
ठंडा करने पर शुष्क बर्फ बनता है। जो शादी में धुआं देखते रहते हो, धुआं टाइप के, तो गर्म पानी में क्या करता है, शुष्क बर्फ को डाल देता है, धुआं धुआं हो जाता है, समझे। तो ये सब पदार्थ क्या है, इस सब का होता है ऊर्ध्वपातन होता है, ठीक है। तो इस सबको, जैसे कपूर को जलाते हैं सीधा धुआं बन जाता है, आयोडीन को जलाते हैं धुआं बनता है, मतलब आंसू बनता है। शुष्क बर्फ को ठंडा करते हैं, मतलब गर्म करते थे डायरेक्ट। इसे देखो, अगर शुष्क बर्फ है, इसको धर दोगे तो पानी में चेंज नहीं होगा, हाथ और नहीं भीजेगा। अगर देखो ये वाला बर्फ है, जो बर्फ खाते हो ना, ये वाला बर्फ धरो तो हाथ भीग जाएगा कि नहीं भीजेगा, भीग जाएगा। मगर शुष्क बर्फ रखो, हाथ नहीं भीगेगा, मगर ठंडा बहुत लगेगा और सीधा धुआं में चेंज हो जाता है, के बाद देखो तो गायब, ठीक है। तो ये है, लिक्विड में चेंज नहीं होता, सीधा ठोस से गैस में, गैस से ठोस में जाता है। तो इस क्या हो जाता है, ऊर्ध्वपातन। लिख दे, जैसे में कर्पूर, आयोडीन, शुष्क बर्फ, ये सभी पदार्थ का क्या होता है, ऊर्ध्वपातन होता है। ये हमारे क्या है अब, द्रव क्वथनांक, क्वथनांक नहीं, क्वथनांक। हाँ, देखिए, जिस ताप पर कोई द्रव उबलना शुरू करता है, मतलब कोई लिक्विड है, द्रव है, अगर जैसे मान लीजिए कि पानी को हम चढ़ाते हैं तो क्या है, कब उबलने लगता है, हम मतलब उसको, मतलब धीरे धीरे आंच देते रहते हैं, आंच मतलब ताप देते रहते हैं, ताप देते रहते हैं, धीरे धीरे गर्म होते होते पिघलता है, मतलब उबलने लगता है, डायरेक्ट नहीं उबलता है। तो वही बोल रहा है कि जिस ताप पर मतलब कोई द्रव उबलना शुरू कर दे, वह ताप उस द्रव का क्या कहलाएगा, क्वथनांक। जैसे जल है, जल, जल का क्वथनांक पूछेंगे, क्या, जल का क्वथनांक, मतलब क्या, जल को, पानी को हम चढ़ाते हैं तो क्या कब उबलता है, गर्म होने लगता है, और उसका नॉर्मल टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस। कितना, 37 डिग्री सेल्सियस, जो कमरे का ताप भी बोला जा सकता है, नॉर्मल है, जो ना ठंडा है ना गर्म, ठीक है। अब उसको 100 डिग्री सेल्सियस पूरेगा तब पानी उबलना शुरू करता है। इसीलिए अगर ऑब्जेक्टिव पूछे जल का क्वथनांक कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। क्यों, क्योंकि जल 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या करने लगता है, उबलने लगता है, ठीक है। यहाँ देखिए, द्रवनांक, जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ पिघलना शुरू कर देता है, वह ठोस पदार्थ क्या कहलाता है, द्रवनांक कहलाता है। मतलब कुछ ऐसा ताप है, समझे, कुछ ऐसा ताप है जिसको हम गर्म करने पर, कोई ठोस पदार्थ उसको गर्म करेंगे तो क्या कब पिघलने लगेगा, उसको टाइम लगेगा, धीरे धीरे, जैसे मिठाई गर्म करते हैं। ओए यहाँ तो सुनो, अगर मान लो मीठा कोई गर्म करते हैं तो क्या कब पिघल जाता है, पानी, चाहे बर्फ है, बर्फ में कब पिघल के पानी धीरे 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 पिघलने लगता है, ठीक है। तो सुनिए, तो जो पिघलने, जिस पर पिघलना शुरू कर दे, वो उसे क्या हो जाएगा, द्रवनांक हो जाएगा। जिस ताप पर कोई पदार्थ पिघलना शुरू कर देगा, उसी ताप को क्या बोलेंगे, द्रवनांक। तो समझिए, क्वथनांक भी एक तरह का ताप है, गर्मी है, क्वथनांक भी, द्रवनांक भी एक तरह का ताप है, समझे। ये क्वथनांक उबलना शुरू करता है, द्रवनांक पिघलना शुरू करता है। क्वथनांक जो पाया जाता है कौन से पदार्थ में होगा, द्रवावस्था का, कि द्रव ना उबलेगा, कि ठोस पदार्थ थोड़ी उबलेगा, ठोस तो पिघलेगा, अद्रव उबलेगा। तो जो उबलने की जो क्रिया क्वथनांक है, मतलब जिस ताप पर उबलता है, और जो द्रवनांक है वो पिघलने लगता है। जैसे बर्फ का द्रवनांक पूछे, जैसे किसका, बर्फ, बर्फ का द्रवनांक, द्रवनांक, बर्फ का द्रवनांक होता है 0 डिग्री सेल्सियस का, सर ये तो जमता है। सुनिए, बर्फ है, बर्फ को आप रखते हैं तो धीरे धीरे क्या होने लगता है, पानी होने लगता है। अगर आप उसको गर्म कीजिए, तवा पर रख के चाहे जो भी गर्म करते हैं, तो जब तक वो पानी रूप में पूरा पूरा नहीं पिघल जाए, तब तो उसका जो डिग्री सेल्सियस है 0 डिग्री सेल्सियस ही रहता है, ठीक है। तो उसका जो, याद रखिएगा, बर्फ का जो द्रव्यमान कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस है, इसका हिमांक भी 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, लिख लीजिए इतना। देखो क्या है, विसरण, हमारा टॉपिक क्या है, विसरण। विसरण को इंग्लिश में बोलते हैं डिफ्यूजन, विसरण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। सुनिए, विसरण वह प्रक्रिया है जिसमें किसी द्रव के कण किसी अन्य द्रव में प्रवेश करते या मिल जाते हैं। मान लीजिए कि दो द्रव है, जैसे पानी है, वो दूध है, ठीक है, दो पदार्थ लेते हैं, क्या है, पानी, एक दूध, और दोनों को मिला देते हैं तो पता चलेगा क्या, अब मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिल जाएगा। तो ये है क्या है, मिश्रण है। तो द्रव का मिश्रण होता है, गैसों का मिश्रण है। जैसे मान लो कि अगरबत्ती कहीं पर रखते हैं, ठीक है, जलाते हैं, तो उसका जो धुआं है पूरा वायु मिल जाता है, हमें क्या देने लगता है, सुगंध आने लगता है। तो दूरों रख दो अगरबत्ती जलाकर, फिर भी हमें यहाँ पर क्या है, सुगंध आता है कि नहीं,
आता है। तो ये किसके कारण? तो विसरण के कारण। ये जो गैस में गैस मिल जाता है तो बोलते हैं गैसों का विसरण। किसका विसरण? गैसों का। ये द्रव का विसरण है। तो विसरण वह प्रक्रिया है जिसमें कोई दो गैस आपस में मिल जाते हैं या एक द्रव दूसरे द्रव में आपस में मिल जाते हैं, प्रवेश कर जाते हैं, तो क्या है? मिश्रण है। सुनो, ठोस पदार्थ का मिश्रण नहीं होता है जल्दी से, ठीक है? ठोस पदार्थ का मिश्रण नहीं होता है। जैसे मान लो एक जैसे कॉपी है, कलम है, क्या मिला देंगे कितना अधिक करके तो मिल पाएगा पूरा अच्छी तरीके से? नहीं मिल पाएगा। जैसे मान लो तो कहेगा सर जी लोहा है और तांबा को उसको, हाँ तो जोड़ सकते हो, जोड़ना अलग बात है, एक दूसरे में पूरा अच्छी तरीके से मिलाना अलग बात हो जाती है, ठीक है? मगर कहीं कहीं यहाँ कुछ कुछ पदार्थ का होता भी है, समझे? तो देखिए विसरण वह प्रक्रिया है जिसमें किसी द्रव के कण किसी अन्य द्रव में प्रवेश कर जाते हैं, मिल जाते हैं, तो ये क्या है? विसरण है। हो जाएगा यार? चलिए आगे। हाँ देखो क्या है? द्रव पदार्थ के गुण, गुण ना पढ़ रहे हैं, गुज लग रहा है, गुण, ठीक है? द्रव पदार्थ क्या है? गुण। सुनिए, द्रव पदार्थ के गुण में क्या है कि द्रव की आकृति अनिश्चित होती है। आकृति कहने का मतलब जैसे मान लीजिए पानी है, जल है, जल को आप गिलास में रखिए, गिलास आता है ना बनाने, मतलब गिलास है, गिलास में तो गिलास टाइप का हो जाएगा, है ना? अगर इसको बटिया में रख दो, ऐसे बटिया में, तो बटिया का आकार ले लेगा, है ना? इसको तुम लोटा में रख दो, लोटा कैसा बनता है भाई? भाईले टाइप का समझ लो, तो ये इसका आकार लेगा। मतलब तुम जिस प्रकार के पात्र में रखते हो वैसा आकार लेगा। तो क्या आकृति चेंज हो रहा है कि सेम है? चेंज हो रहा है। तो इसलिए बोल रहा है कि इसका आकृति अनिश्चित है, अनिश्चित मतलब बदलेगा, ठीक है? परंतु आयतन निश्चित होता है। आयतन निश्चित करने का मतलब अगर मान लीजिए कि जितना रखा हुआ, जितना दूर में रखा हुआ है, जैसे मतलब जितना है पानी 100 ग्राम तो उतना ही रहेगा, वो चेंज होने वाला नहीं है। मतलब ऐसा समझिए जितना दूर में रखा हुआ है पानी उतना ही रहेगा, ठीक है? पानी बदलेगा नहीं। मगर तो सुनिए, देखिए क्या कर रहे हैं तुम, हम यहाँ पढ़ा रहे हैं, तुम आपस में बातें कर रहे हो। यहाँ देखो, तो आकृति अनिश्चित है परंतु आयतन क्या है? निश्चित है। आयतन नहीं बदलेगा, आकृति बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा। उसके बाद द्रव के घनत्व, ठोस के घनत्व से क्या होता है? कम होता है। क्या कि देखिए ठोस में है तो सब सट सट के बैठल रहता है, कण सब, है ना? ठोस में क्या है? सब एकदम बगल बगल में सटल सटल है, ये ठोस के कण है। मगर द्रव क्या है ना, थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा हटल रहता है, क्या कि इसमें जगह तंगा रहता है, थोड़ा बड़ा रहता है, ठीक है? तो इसका घनत्व कम है, ठोस का ज्यादा है। तो वही बोल रहा है द्रव के घनत्व है ना ठोस पदार्थ से क्या है? कम है। ये असंपीड्य होता है, मतलब इसको हम दाब ज्यादा नहीं सकते, दाब ऐसे प्रेस कर सकते हैं मगर ज्यादा अति नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसको क्या बोला गया है? असंपीड्य है, ठीक है? द्रव के द्रवनांक और क्या है? क्वथनांक ठोस पदार्थ से कम होता है। कि क्वथनांक है और क्या है? द्रवनांक। ये ठोस से क्या होता है? थोड़ा सा कम होता है, मतलब इसको जल से ठोस से पहले उबल जाएगा और ठोस से पहले पिघल जाएगा, ऐसा है। इसका द्रवनांक और क्वथनांक क्या है? कम होता है। द्रव में बहने की प्रकृति पाई जाती है। तो द्रव को कहीं रख दीजिए, यहाँ पर रख दीजिए, कुर्सी पर रखेंगे, पानी बहकर चारों बगल गिर जाएगा, है ना? तो क्या ठोस पदार्थ को रखें तो बहेगा? कहीं जैसे मैंने मारकर रख दी कि बहेगा क्या? नहीं। तो वही है कि द्रव में बहने की प्रकृति पाई जाती है मगर द्रव और क्या कहते हैं ठोस में नहीं पाई जाती है। तो ये सब बातों का ध्यान रखिए, ठीक है? कई बातें से समझ में आई कि नहीं? हो गया? तो ये सबको बाद में क्या करना है? आपको रिवीजन कर लेना है, ठीक है? अगले दिन क्लास में आना है तो ये सबको रिवीजन करके आना है, ठीक है? और थैंक यू सभी को ये वीडियो देखने के लिए, ठीक है? चलिए मिलते हैं अब अगले क्लास में।